सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और इस टॉपिक का नाम है मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास का ये दूसरा सेक्शन है। जैसा हमने आपको बताया, एंशिएंट, मिडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अभी हम आपके साथ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का एंड हुआ, प्राचीन भारत आके रुका और उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत हुई। और दोस्तों, इसके ऊपर जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे मध्यकालीन इतिहास के ऊपर, वो सारे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो हम आपको सब क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको पता है, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहा जाता है मुस्लिम अटैकर, जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए बाहर से। आपने नाम सुना होगा, गजनवी, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, ये अटैकर्स थे, इन्वेडर्स थे। पर्पस उस समय सिर्फ इतना था कि हिंदुस्तान पे आक्रमण किया जाए, अटैक किया जाए और हिंदुस्तान को लूटा जाए। लेकिन कहा जाता है कि बहुत एंड में गौरी का प्लान चेंज हुआ, मोहम्मद गौरी, और उसने अपने स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान में एक तरह से अपॉइंट करा और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन डली। तो दोस्तों, मध्यकाल का जो इतिहास है वो सिंपल है, आसान है, क्योंकि उसमें फर्स्ट हाफ में दिल्ली सल्तनत है और सेकंड हाफ में मुगल्स का रोल आता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत में उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रही वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट मध्यकाल, स्पेशली दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी साइट इंपॉर्टेंट रही। जैसे आपने नाम सुना होगा, बदायूं बहुत इंपॉर्टेंट था। इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत के बाद में सुल्तान बने, कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे, वो बदायूं के गवर्नर थे। कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इल्तुतमिश कहाँ से आए और फिर उनको सुल्तान की गद्दी दी गई कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद। और जैसे बहुत इंपॉर्टेंट साइट है कन्नौज, वो अभी हम आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि कन्नौज का इतिहास ही जैसे खत्म हुआ और वहीं से मध्यकाल की शुरुआत हुई। फिर जैसा आपने सुना होगा, आगरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो बहुत फेमस क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की जीके में कि आगरा की स्थापना किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने की। तो दोस्तों, इसका आंसर है सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा सिटी को स्टैब्लिश किया गया था। फिर कहा जाता है कि 1506 में आगरा को कैपिटल बना दिया गया दिल्ली सल्तनत की। और फिर जब मुगल्स आए तो आपको पता ही है, दिल्ली और आगरा से मुगल सल्तनत हिंदुस्तान पे हुकूमत इन्होंने किया। आगरा से दिल्ली और आगरा की दोनों कैपिटल थी। और आगरा का जो पैलेस है, आगरा का जो फोर्ट है वो बहुत फेमस है। आगरा के किले का जो कंस्ट्रक्शन है वो अकबर ने करवाया, लेकिन बाद में जहांगीर ने, शाहजहां ने उसमें रेनोवेशन किया। औरंगजेब ने उसमें कुछ एक दो मॉन्यूमेंट्स अंदर बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिर उसके बाद जैसे आपने सुना होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, उत्तर प्रदेश में आगरा के पास पड़ता है ये। और कहा जाता है इसका बुलंद दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर के टाइम पीरियड में बना, अकबर ने इसको बनाया गुजरात विक्ट्री की याद में और असीरगढ़ की याद में। इसको असीरगढ़ के किले को गुजरात ने कॉन्कर किया था, उस मेमोरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ। फतेहपुर सीकरी में जोधा पैलेस, पंच पैलेस, सलीम चिश्ती जी की दरगाह, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं जो उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यकाल के पूरे इतिहास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल दोस्तों, हम अपने टॉपिक की शुरुआत यहाँ से करते हैं। कहा जाता है, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया है आपको, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी त्रिकोणात्मक संघर्ष एक शुरू हुआ। कहा जाता है कि हर्षवर्धन एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, यानी अगर मैं इनका टाइम पीरियड आपको बताऊं तो 606 से 647 एडी तक हर्षवर्धन ने रूल किया। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे इतिहास के और इनको प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू राजा कहा जाता है। और हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई
तो कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट साइट और उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट ये सिटी, जिसको आपने अगर सुना होगा सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से इसको आज भी जाना जाता है, इत्र की नगरी। ऐसा कहा जाता है नूरजहां की जो अम्मी थी अस्मत बेगम के द्वारा यहाँ पर गुलाब से इत्र के बनाने की जो कला है वो उन्होंने इजाद की, इसीलिए अस्मत बेगम का नाम भी कंपटीशन में कई बार आता है। तो आपको याद रखना है कि जो अस्मत बेगम है वो नूर जहां की मदर ऑफ नूरजहां थी, और इन्होंने यहाँ पे इत्र की जो एक तरह से शुरुआत की। और ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज में आज भी हर दूसरे तीसरे घर में इत्र की फैक्ट्री है, इसी वजह से इसका नाम भारत में सिटी ऑफ परफ्यूम्स, इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कन्नौज में कभी हर्षवर्धन नाम का एक बहुत ही महान राजा रूल करता था। कन्नौज में हर्षवर्धन की डेथ के बाद और अगर कन्नौज की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये दो नदियां जो गंगा और यमुना है उसके दोआब में इसकी लोकेशन थी। तो दोस्तों बहुत ही फर्टाइल लैंड है, अपने आप में बहुत ही उपजाऊ जगह है, और ये इतनी उपजाऊ जगह है कि हर डायनेस्टी, हर रूलर का ये ड्रीम है कि वो कन्नौज को कॉन्कर करे। लेकिन जब तक कन्नौज में हर्षवर्धन की सत्ता चलती रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई कन्नौज पर आक्रमण करने की। तो ये मौखिर वंश था और कहा जाता है वर्धन डायनेस्टी के नाम से लोग रूल करते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई यशोवर्मन नाम का रूलर कहते हैं यहाँ पे रूल करने आया, यशोवर्मन। और कहा जाता है यशोवर्मन के बाद यहाँ पे कुछ राइटर्स मानते हैं कि यहाँ पे एक ट्राइब ने रूल करना शुरू किया। तो अचानक उस समय कन्नौज, जिस समय हम आपको के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये एक तरह से 7th एंड 8th सेंचुरी की बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, 7वीं और 8वीं शताब्दी। और स्पेशली जो कन्नौज के को लेकर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई, ये टाइम पीरियड माना जाता है 8th सेंचुरी, यानी हम लोग बात कर रहे हैं 800 AD की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों 800 AD का मतलब आप समझ सकते होंगे, यानी अगर मैं 8वीं शताब्दी बोल रहा हूं तो इसका मतलब है 701 से लेके 799 AD तक की बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और यहीं से कन्नौज की स्ट्रगल स्टार्ट हुई। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे मैप में दिखाया है, ये एक जगह है बंगाल, और कहा जाता है बंगाल में उस समय पाल डायनेस्टी का रूल चल रहा है। और इधर जैसा हमने आपको दिखाया गुर्जर प्रतिहार, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर है, एंड उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन रूलर्स को स्पेशली अलग से आपके साथ डिस्कस करेंगे, गुर्जर प्रतिहार, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार आगे चल के कन्नौज में जीतने वाली एक ये डायनेस्टी है जो कन्नौज पे आगे अपनी हुकूमत स्टार्ट करेंगे। इसलिए गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर भी यूपी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सो गुर्जर प्रतिहारों का अगर मैं अभी आपको लोकेशन दिखाऊं तो अभी आप देख सकते हैं जिस जगह पे मैंने लिखा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुजरात का जो साइट है, जो इलाका है, वहां पे गुर्जर प्रतिहारों का रूल माना जाता है। और राजकोटा जहां पे मैंने लिखे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कहीं महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे इनका रूल था, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो रूलर्स हैं ये बादामी और वातापी के जो चालुक्यास थे उनके फ्यूडल थे। फ्यूडल क्या होता है और ये कौन होते हैं, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। फ्यूडलिज्म का मतलब होता है एक तरह से सामंतवाद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सामंतवाद की शुरुआत गुप्ता पीरियड में हुई थी, और कहा जाता है कि ये लैक ऑफ कैश पेमेंट से स्टार्ट हुआ। सपोज आप ऐसे इमेजिन करें कि मैं एक रूलर हूं और मेरे अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं और उनको मैं कैश सैलरी देता हूं, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज को मैं कैश सैलरी नहीं दे पा रहा, तो मैं उनको एक जमीन का टुकड़ा, एक लैंड का पार्ट या एक विलेज दे रहा हूं, और उनको बोल रहा हूं कि आप उस विलेज से रेवेन्यू का कलेक्शन कर लें, और जो सैलरी मैंने आपको देनी है उस कलेक्शन से आप उस सैलरी को काट कर बचा हुआ मेरे को रिटर्न कर दे। तो ये एक तरह से वहां पर जो मैंने लैंड पर रेवेन्यू के राइट्स दिए उनको सामंत बोलते थे, फ्यूडल, और ये आगे चल के फ्यूडलिज्म के नाम से फेमस हुआ। इसके बारे में हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे बाद में, एक पूरा एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्यूडलिज्म के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े सामंताधिपति, महामंडलेश्वर ऐसी उपाधि लेके बड़े बड़े सामंत बैठे,
और उत्तर प्रदेश के कंपटीशन की जीके में सामंतवाद के ऊपर भी कई बार हमने देखा है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों जैसा हमने भी आपको बताया कि गुज्जर प्रतिहार गुजरात में, राष्ट्रकूटास महाराष्ट्र में ये चालुक्यास के फ्यूडल थे और उनकी सत्ता को टेक ओवर करके इन्होंने उनकी सत्ता छीनी और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो 8th सेंचुरी में जो इंडिया का मैप आप देख रहे हैं वो कुछ ऐसे है कि कन्नौज इस समय ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रूलर, कोई रूलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कन्नौज को लेकर जितने भी ये हमने यहाँ पे बनाए, जैसे बंगाल में पाल डायनेस्टी रूल कर रही है, पाला फ्रॉम बंगाल, गुज्जर प्रतिहार फ्रॉम गुजरात एंड राष्ट्रकूटास फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये तीनों के तीनों एक ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं कन्नौज की ओर और सबसे पहले नजर पड़ती है बंगाल के पालों की। तो कहा जाता है कि पाल डायनेस्टी के रूलर कन्नौज पे अटैक करेंगे, आक्रमण, और यहाँ पे जो भी रूलर है उसको यहाँ से रिप्लेस करके इनका कब्जा हो जाएगा पालों का कन्नौज में। उसके बाद जब गुज्जर प्रतिहारों की नजर पड़ेगी, इनके गुप्तचर इनको बताएंगे कि कन्नौज में पाल डायनेस्टी ने रूल संभाल लिया है, तो इनको पूरी स्थिति पता लगेगी कन्नौज की। तो कहा जाता है कि गुज्जर कन्नौज पर अटैक करके पालों को यहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद राष्ट्रकूटास को पता लगता है कि पड़ोस में गुज्जर प्रतिहार रूल नहीं कर रहे और ये चले गए हैं कन्नौज। तो कहा जाता है जब इनको कन्नौज की पूरी स्थिति पता लगी तो इन्होंने कन्नौज पर अटैक करके गुजरों को यहां से भगाया। और नीचे जो आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में, चोला डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी एंड चेरा डायनेस्टी, जिसको हम संगम, एक तरह से संगम डायनेस्टीज के नाम से जानते हैं। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों को आज की लोकेशन के हिसाब से लगाऊं तो ये तमिलनाडु का एरिया आप इसको बोल सकते हैं, और इसको अगर मैं लगाऊं तो आप इसको आज के केरला का एक जगह बोल सकते हैं जहां पे चेरास रूल कर रहे हैं। तो इनकी जब नजर पड़ती है राष्ट्रकूटों पर, इनको पता लगता है कि राष्ट्रकूटा यहाँ पे नहीं है, तो कहा जाता है कि इनके अटैक होने शुरू हो गए राष्ट्रकूटास पर। और फिर इनके पास जब ये संदेशा आता है कि पीछे से आपकी राजधानी मान्यखेत पर अटैक हो रहे हैं, तो ये वापस आते हैं इनसे लड़ने के लिए। और इस बीच कन्नौज दोस्तों फिर खाली है, और फिर जब पालों की नजर पड़ती है कि कन्नौज में कोई नहीं है, तो बंगाल के पाल फिर से कन्नौज को कैप्चर करेंगे। गुज्जर प्रतिहार पड़ोस में देखेंगे कि राष्ट्रकूटास तो यहाँ पर वापस आ गए, तो फिर कन्नौज में कौन है? तो कहा जाता है कि गुजरों को पता लगता है वहां पे पाला दोबारा आ गए जब राष्ट्रकूटों ने कन्नौज को छोड़ा, तो ये फिर कन्नौज पर अटैक करके पालों को यहां से भगाएंगे। राष्ट्रकूटास इनको डिफीट करके वापस भेजेंगे, और जब वो पड़ोस में देखेंगे गुज्जर नहीं है, तो वो फिर से कन्नौज पर अटैक करके गुजरों को यहां से भगाएंगे। तो दोस्तों ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, और हार्डली 1 से 2 मिनट की जो कहानी आपको सुनाई गई कन्नौज को लेकर, जो ट्रायंगुलर स्ट्रगल हो रहा है, आप सबको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि ये लड़ाई 99 इयर्स चली, जो कहानी आपको 2 मिनट में सुनाई गई। यानी 99 इयर्स का ये एक स्ट्रगल है कन्नौज को लेकर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इतिहास का, क्योंकि यहां से एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो रहा है और मिडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्नौज को लेकर हर्षवर्धन के बाद कौन रूल करने आएगा? तो दोस्तों आपका आंसर है यशोवर्मन। यशोवर्मन के बाद कहा जाता है ट्रायंगुलर स्ट्रगल शुरू हुआ। तो क्वेश्चन आता है कन्नौज को लेकर कितनी डायनेस्टीज ने अटैक किया और स्ट्रगल की? तो आपका आंसर होगा पाला फ्रॉम बंगाल, गुज्जर प्रतिहार फ्रॉम गुजरात एंड राष्ट्रकूटास फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये स्ट्रगल, क्वेश्चन नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि ये स्ट्रगल जो हमने यहाँ पे लिखा ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कितने इयर्स चला? तो दोस्तों इसका आंसर है 99 इयर्स। और दोस्तों अगर हम आपसे ये पूछें कि इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर आपको कौन लग रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जवाब होगा राष्ट्रकूटास, क्योंकि जिस तरह से हमने ये एक्सप्लेन किया, तो आप देख रहे हैं पालों को डिफीट कर रहे हैं गुज्जर प्रतिहारों को डिफीट कर रहे हैं राष्ट्रकूटास। तो फाइनली आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रकूटा इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग कैंडिडेट है टू रूल ऑन कन्नौज। बट अनफॉर्चुनेटली Rajputas decided to quit कन्नौज स्ट्रगल। Why? इसका आंसर है कि जब राष्ट्रकूटास कन्नौज जाते थे, तो नीचे से ये छोटे छोटे डायनेस्टीज चेरा, चोला एंड पांड्या, ये राष्ट्रकूटास पे अटैक करते थे और इनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते थे। और राष्ट्रकूटास जब नीचे आते थे तो इनके हाथ से कन्नौज छिन जाता था। तो इनको ये डिस्टेंस मार गया, ये दूरी मार गई इनको। तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया इन तीनों की वजह से कि अपनी कैपिटल अपने ही राज्य में रुका जाए
और इन्होंने खुद ही एक तरह से हाथ खींच लिया इस स्ट्रगल से। एंड फाइनली कन्नौज को कौन ले उड़ा? वो थे गुज्जर प्रतिहार, यानी गुजरों की जीत हो गई। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्नौज में वर्धन डायनेस्टी के बाद जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का विजेता कौन था? तो उसका आंसर है गुज्जर प्रतिहारों ने कन्नौज का रूल संभाला। तो दोस्तों ये हमने आपके साथ डिस्कस करा कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष, और इसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो हमने आपको बताए। तो आप समझ सकते हैं कि कन्नौज दो बातों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इत्र की नगरी, सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से हमने आपको बताया, इसको जाना जाता है। परफ्यूम्स सिटी इसको बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं इसको वो हमने आपको बताया, क्योंकि अस्मत बेगम जो नूरजहां की मदर थी, उन्होंने यहाँ पे इत्र को इजाद किया। और दूसरा, त्रिकोणात्मक संघर्ष की वजह से मध्यकाल में कन्नौज को जाना गया। प्राचीन भारत में हर्षवर्धन की वजह से कन्नौज की साइट, उत्तर प्रदेश की साइट बहुत फेमस थी। तो दोस्तों आशा है आपको ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान से सुन लिए होंगे, और ये सभी पॉइंट्स आपको कंपटीशन में जरूर हेल्प करेंगे।